Hello everyone. Good morning everyone. Welcome to all of you. This is Pooja. Dear aspirants, जैसा कि हम आपके लिए टीजीटी और पीजीटी बायोलॉजी के मॉडल पेपर्स लेकर आते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने टीजीटी बायोलॉजी का मॉडल पेपर फर्स्ट किया था, है ना, जिसमें हमने टोटल 80 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एंड आज की क्लास में टीजीटी बायोलॉजी मॉडल पेपर सेकेंड करेंगे, जिसमें हम लोग पार्ट 1 में टोटल 40 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? तो डियर एस्पायरेंट्स, ये क्लास उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है जो लोग EMRS 2023 के टीजीटी या पीजीटी बायोलॉजी से फॉर्म फिल किया है। इसके साथ साथ यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी एंड हरियाणा के एग्ज़ाम्स के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो सभी लोग इस क्लास को अच्छे से करेंगे, सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, आप आंसर करने की कोशिश भी करेंगे। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद जो भी आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं, जितनी भी चीज़ें आपने लर्न कर रखी हैं, उसी की बेसिस पर आप रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो एलिमिनेटिंग मेथड्स को यूज़ करते हुए आपको अपने करेक्ट आंसर तक पहुंचना है। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूज़ करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम फॉलोइंग। यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिनको आप करेक्ट चूज़ करना है। टीनोफोरा आल्सो नोन एज सी वॉलनट्स, सेक्सुअल एंड asexual reproduction is the rule of Ctenophorans. All member are dioecious. All member are dioecians. ऑप्शन है ओनली थर्ड इज करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट, और ओनली वन करेक्ट, या फिर ऑल ऑफ दीज करेक्ट। चलिए अगर हम बात करते हैं फाइलम टीनोफोरा की, तो फाइलम टीनोफोरा के सभी मेंबर्स कैसे हैं? एक्सक्लूसिवली मरीन हैं। इनमें लोकोमोशन के लिए 8 कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं विथ सीलिया, याद रखना विथ सीलिया। ओके, तो इनकी जो बॉडी की फिजिकल मार्फोलॉजी है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉम्ब प्लेट की प्रेजेंस के कारण इनकी जो बॉडी की फिजिकल अपीयरेंस है, मार्फोलॉजी है, वो हमें कैसी दिखाई देती है? वॉल नट की तरह। इसलिए हम इन्हें कॉमनली सी वॉल नट्स भी कहते हैं। ओके, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हुआ? करेक्ट। एंड बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन की, तो फाइलम टीनोफोरा में हमें मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। क्लियर? जो टीनोफोरा के मेंबर्स हैं, इनकी बॉडी में कुछ फास्फोरस को इमिट करने वाली सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो फास्फोरस को इमिट करती हैं, और फास्फोरस एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में आने पर बर्न करता है या फिर ये साइन करता है। तो जो टीनोफोरन्स हैं, ये बायोलुमिनेसेंस की प्रॉपर्टीज़ को भी शो करते हैं। जैसे एग्जांपल्स की बात करें तो आपका बिरोय के पास लुमिनेसेंस प्रॉपर्टीज़ है। इसके अलावा और इसके एग्जांपल्स की बात करें तो टीनोप्लेना जो है, टीनोप्लेना, ये सभी क्या हैं? टीनोफोरन्स हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इनकरेक्ट हो गया। और अगर बात करें ऑल मेंबर्स आर डायोसियस, तो सभी के सभी मेंबर्स डायोसियस नहीं होते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे मेंबर्स भी होते हैं जो मोनोसियस होते हैं।
तो हमारा ऑप्शन सेकेंड इनकरेक्ट हो गया है ना, और थर्ड भी इनकरेक्ट है। आपसे यहाँ पर करेक्ट पूछा गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द ऑप्शन हैविंग एनिमल्स ऑफ सेम फाइलम। यहाँ पर कुछ एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, जिनको आपको सेम फाइलम के मेंबर्स को चूज करना है। सिस्टर्म, वेलामेन, टेरोइड्स, बेरोए, सिस्टम, पेनिनटुला, प्लूरोब्रांकिया, वेलामेन, बेरोए, या फिर टीनोप्लेना, गोर्गोनिया, ऑरेलिया। चलिए आंसर करना। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, बेलामेन की बात करें तो ये क्या है, आपका टीनोफोरा है ना, टीनोफोरेंस है, टीनोफोरा के अंतर्गत आता है। लेकिन टेरॉइड और सिस्टर्नम इसमें नहीं आता टीनोफोरा में, तो ये गलत, आपका इनकरेक्ट हो गया। बिरोय, सिस्टर्नम एंड पेंटुला, तो ये भी नहीं आता है, पेंटुला इसका नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूरोब्रैंकिया, वेलामेन, विरोय, ये किस में आते हैं, फाइलम टीनोफोरा के अंतर्गत आते हैं। फाइलम टीनोफोरा के मेंबर्स डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनकी बॉडी दो जर्म लेयर से बनी होती है, एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। क्लियर। यहाँ पर इनके और जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स हैं ये गिल्स होते हैं। एंड यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, प्लूरोब्रैंकिया, वेलामेन एंड विरोए। क्लियर। विरोए को हम सिगार कॉम्ब जेली भी कहते हैं। विरोए को और क्या कहते हैं, सिगार कॉम्ब जेलीज। सो टीनोफोरा के मेंबर्स हैं, इन्हें हम कॉमनली कॉम्ब जेलीज या सी वॉल नट्स कहते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर ऑफ निमेटोडा इज आर प्लांट पैथोजन। इनमें से कौन सा निमेटोड्स प्लांट पैथोजन है, सी एलिगेंस, मिलोइडी गाइनी इनकॉग्निशिया, एनसाइलोस्टोमा, ए एंड बी बोथ। निमेटोड्स दैट मीन्स एस्के हेलमिंथीस है ना, एस्केल हेलमिंथीस। फाइलम एस्के हेलमिंथीस के जो मेंबर्स हैं ये कैसे होते हैं, स्यूडोसिलोमेट होते हैं, ट्रिप्लॉयड या ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। निमेटोडा या फाइलम एस्के हेलमिंथीस एक ऐसा फाइलम है जिसके जो मेंबर्स हैं, जो ऑर्गेनिज्म हैं, वो एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। क्लियर। सो यहाँ पर आपसे प्लांट पैथोजन के बारे में पूछा गया है, तो प्लांट पैथोजन सी एलिगेंस एंड मिलोइडी गाइनी इनकॉग्निशिया, दोनों ही ये प्लांट में डिजीज़ को कॉज करते हैं। बात करें अगर मिलोइडी गाइनी इनकॉग्निशिया की, तो ये टोबैको की रूट में डिजीज़ कॉज करता है। टोबैको की रूट में डिजीज़ को कॉज करता है। क्लियर। जिसे हम क्या कहते हैं, रूट नॉट डिजीज़। देखिए प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के टीजीटी के क्वेश्चन पेपर में देखिए आपसे रूट नॉट डिजीज़ का कॉजेटिव एजेंट पूछा गया है। जो मिलोइडी गाइनी इनकॉग्निशिया है ये रूट ऑफ टोबैको में रूट नॉट डिजीज़ को कॉज करता है। क्लियर। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सी एलिगेंस एंड मिलोइडी गाइनी इनकॉग्निशिया दोनों ही ऐसे निमेटोड्स हैं जो प्लांट्स में डिजीज़ को कॉज करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन
विच वन इज नॉट द लार्वल स्टेज ऑफ फैसियोला। फैसियोला की बात करते हैं। फैसियोला को कॉमनली हम लीवर फ्लूक भी कह देते हैं, लीवर फ्लूक। फैसियोला हिपिटिका फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस से बिलोंग करता है। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस को मेजर 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्लास सिस्टोडा। सिस्टोडा के अंतर्गत टीनिया आते हैं, जैसे टीनिया टैपवॉर्म है ना, और टीनिया सोलेनियम जिसे हम कॉमनली टैपवॉर्म भी कहते हैं। एंड सेकेंड क्लास ट्रिमेटोडा। क्लास ट्रिमेटोडा के अंतर्गत कौन आता है? फैसियोला हिपेटिका। एंड थर्ड क्लास इज टर्बिलेरिया। क्लास टर्बिलेरिया में हमारा क्या आ जाता है? डुजेसिया, जिसे हम प्लेनेरिया भी कहते हैं। प्लेनेरिया के पास हाई रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है। इसके पास टूटीपोटेंट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिससे होल बॉडी के ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेती हैं। क्लियर? अब अगर बात करें हम फैसियोला हिपेटिका की, तो फैसियोला हिपेटिका की लाइफ साइकिल कैसी है? डायजेनेटिक है। यहाँ पर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, यानी फैसियोला हिपेटिका की लाइफ साइकिल में हमें 5 लार्वल स्टेज देखने को मिलती हैं। फर्स्ट लार्वल स्टेज क्या है? मिरासीडियम। सेकेंड स्पोरोसिस्ट। थर्ड रेडिया। फोर्थ सर्केरिया लार्वा एंड फिफ्थ मेटा सर्केरिया लार्वा। जो मेटा सर्केरिया लार्वा है ये लीफ ऑफ ग्रास पे प्रेजेंट होती हैं। फैसियोला हिपेटिका की लाइफ साइकिल डायजेनेटिक है, यानी कि इसकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट सेल में कंप्लीट होती है। प्राइमरी होस्ट सेल क्या है? सीप है, मैमल्स है। इसकी प्राइमरी होस्ट मैमल्स है, जिसमें सीप को इन्फेक्ट करता है। और इसकी इन्फेक्टिव स्टेज क्या है? तो मेटा सर्केरिया लार्वा। एंड सेकेंडरी होस्ट की बात करें या इंटरमीडिएट होस्ट, तो इंटरमीडिएट होस्ट आर्थ्रोपोड्स है, जिसमें स्नेल है आपका। एंड स्नेल को इन्फेक्टिव स्टेज क्या है? स्नेल को इन्फेक्ट करने वाली लार्वल स्टेज कौन सी है? मिरासीडियम। क्लियर? तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आप क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप ये सारी बेसिक चीज़ें आपकी रिलेटेड टू फैसियोला अच्छे से समझ आ गई होंगी, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच वन इज नॉट द लार्वल स्टेज ऑफ फैसियोला। इनमें से फैसियोला की कौन सी लार्वल स्टेज नहीं है? तो अभी हमने आपको बताया 5 लार्वल स्टेज होती हैं, मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया एंड मेटा सर्केरिया। लेकिन हमें कहीं भी जो सिस्टी सर्कस है ये फैसियोला में देखने को नहीं मिलती है। सिस्टी सर्कस लार्वल स्टेज या फिर ओंथोफोर लार्वल स्टेज हमें कहाँ देखने को मिलती है? दैट इज टैपवॉर्म। टैपवॉर्म में देखने को मिलती है। टैपवॉर्म टीनिया सोलेनियम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, सिस्टी सर्कस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शेडिंग ऑफ प्रोग्लॉटिड्स इन टैपवॉर्म इज कॉल्ड। टैपवॉर्म दैट मीन्स टीनिया सोलेनियम। जनरली हम बात करते हैं टीनिया सोलेनियम की, तो टीनिया सोलेनियम क्लास सिस्टोडा से बिलोंग करता है। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस का मेंबर्स हैं, है ना। इन्हें हम फ्लैट वॉर्म भी कहते हैं। ये बाईलेटरल, सबसे फर्स्ट टाइम जो बाईलेटरल सिमेट्री यहाँ देखने को मिलती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। मोस्ट ऑफ मेंबर्स इंडोपैरासिटिक हैं। ठीक है, ये सारे बेसिक पॉइंट आपको जरूर फिंगर टिप पर याद होने चाहिए। जो टीनिया सोलेनियम है इसकी बॉडी कैसी होती है? सिगमेंटेड होती है ना। इसकी बॉडी कैसी है? सिगमेंटेड है। इसकी बॉडी में जो सिगमेंटेशन है ये ट्रू सिगमेंटेशन नहीं होता है। यहाँ इसका जो सिगमेंटेशन है ये कैसा है? स्यूडो सिगमेंटेड है। जो मैच्योर
प्रोग्लॉटिड्स होते हैं। मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स क्या हैं, इनमें इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, है ना। जो मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स हैं इनकी हम सैडिंग को क्या कहते हैं, हिस्टोलाइसिस, टाइलोसिस, एपोलाइसिस या फिर डिटैचमेंट। तो इससे हम क्या कहते हैं, आंसर करेंगे सभी लोग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, एपोलाइसिस कहते हैं, एपोलाइसिस। टाइलोसिस किसे कहते हैं, टाइलोसिस एक प्रकार का डिसऑर्डर है, डिजीज है, जो हमें कॉर्निया में देखने को मिलता है। टाइलोसिस एक तरीके का आई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। टाइलोसिस इज द थिकनिंग ऑफ द टार्सल ऑफ बॉर्डर ऑफ आईलिड। जो पलकें होती हैं, ये इनकी जो लाइनिंग होती है, टॉर्सल बॉर्डर की जो लाइनिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा थिकनिंग हो जाती है, तो इसे हम, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, टाइलोसिस। हिस्टोलाइसिस, जब हमारे टिश्यू जो है ब्रेक होने लगे, टिश्यू की लाइसिस होने लगे, तो हम इसे हिस्टोलाइसिस कहते हैं। एंड डिटैचमेंट, दैट मीन्स किसी बॉडी पार्ट से या किसी से सेपरेट होना डिटैचमेंट कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमेल स्कैरिस इज आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। फीमेल स्कैरिस को आप किन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बेसिस पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फीमेल स्कैरिस एंड मेल स्कैरिस। फीमेल स्कैरिस एंड मेल स्कैरिस ये क्या है, निमेटोड्स हैं, इन्हें हम कॉमनली राउंड वॉर्म भी कहते हैं, है ना। और ये फाइलम एस्केहेलमिन्थीस से बिलोंग करते हैं। मोस्टली ये इंडो पैरासाइट होते हैं। रिस्पायरेशन क्यूटेनियस होता है, इनकी बॉडी सरफेस से होता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। क्लियर। जो फीमेल स्कैरिस होती है, फीमेल स्कैरिस मेल स्कैरिस से लार्ज होती है, ठीक है, मेल स्कैरिस से लार्ज होती है और इसकी टेल स्ट्रेट होती है। लेकिन जो मेल स्कैरिस होता है वो फीमेल के कंपैरिजन में स्मॉलर होता है एंड इसकी टेल कैसी होती है, राउंडेड होती है। इसकी टेल में कॉपुलेटरी आर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम स्पेक्यूल्स कहते हैं, जबकि स्पेक्यूल्स हमें फीमेल स्कैरिस में देखने को नहीं मिलते हैं। तो इन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बेसिस पर हम मेल और फीमेल स्कैरिस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अ कॉमन क्लोएका अपर्चर, स्ट्रेट पोस्टीरियर एंड, प्रेजेंस ऑफ प्री एनल एंड पोस्ट एनल पैपिली, प्रेजेंस ऑफ 2 स्पाइक्यूल्स एट पोस्टीरियर एंड। तो अगर हम पैपली की बात करें तो पैपली दोनों में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो स्पाइक्यूल्स हैं ये केवल फीमेल में प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसके ड्यूरिंग कॉपुलेशन हेल्प करते हैं। और अभी हमने बताया आपको जो स्ट्रेट पोस्टीरियर इंड है ये हमें कहाँ देखने को मिलती है, फीमेल स्कैरिस में, जबकि मेल की जो पोस्टीरियर इंड है या टेल है ये राउंडेड होती है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूजन reagent is used to stain which of the following। फ्यूजन reagent को हम किसको स्टैन करने के लिए यूज़ करते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए या फिर आरएनए। तो फ्यूजन reagent को किसको स्टैन करने के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और अगर आपसे इथ्रीडियम ब्रोमाइड की बात करें, इथ्रीडियम ब्रोमाइड जो कि एक फ्लूरिसेंस डाई है, इसे भी हम डीएनए को स्टैन करने के लिए यूज़ करते हैं।
सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म सिस्ट्रॉन वाज फर्स्ट गिवन बाय। सिस्ट्रॉन क्या है? ये ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट है, ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट जिसे हम सिस्ट्रॉन कहते हैं। तो सिस्ट्रॉन टर्म किसने दिया था? मुलर ने, बेंजर ने, खुराना ने या फिर शटन। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जैसे म्यूटान किसकी यूनिट है? तो म्यूटान म्यूटेशन की यूनिट है। रिकॉन किसकी यूनिट है? रिकॉन, तो रिकॉन रेप्लिकेशन की यूनिट है। इसी तरीके से सिस्ट्रॉन किसकी यूनिट है? रेप्लिकेशन की। तो सिस्ट्रॉन टर्म किसने दिया था? दैट इज वेंजर ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोबल हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय। बोबल हाइपोथेसिस किसने दिया था? FHC क्रिक ने, HG खुराना ने या फिर M नीरनबर्ग ने या RW हॉले ने। तो बोबल हाइपोथेसिस क्या है? बोबल हाइपोथेसिस इज गिवन बाय इन 1966 बाय फ्रांसिस क्रिक, है ना? फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। बोबल हाइपोथेसिस क्या कहती है? बोबल हाइपोथेसिस एक्सप्लेन दैट द थर्ड बेस पेयरिंग वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू बेस एट थर्ड पोजीशन। जो हमारे पास कोडान है, सपोज करिए AUG ये कोडान है, तो जो ये थर्ड कोडान है ये अपने नेक्स्ट एंटी कोडान के साथ वेरिएबिलिटी शो करेगा। तो जो थर्ड पोजीशन का बेस पेयर है इसमें जो वेरिएबिलिटी है कोड करने की, है ना, तो जो ये G है ये आपका U के साथ भी कोड कर सकता है एंड लास्ट में T के साथ भी ये कोड कर सकता है ना। तो जो ये थर्ड नंबर का बेस पेयर है इसमें जो हमें वैरायटी देखने को मिलती है इसके बेस पेयरिंग के दौरान, इसी को हम बोबल हाइपोथेसिस कहते हैं। क्लियर? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया? दैट इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एटाविज्म। एटाविज्म इज मैन मीन्स। एटाविज्म का मैन के रिस्पेक्ट में क्या मीन्स है इसका? एटाविज्म दैट मीन्स हमारे एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स अगर न्यू ऑफस्प्रिंग में रीअपीयर हो जाते हैं तो इस कंडीशन को हम एटाविज्म कहते हैं। अपीयरेंस ऑफ न्यू कैरेक्टर, लॉस ऑफ सम प्री एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स, अपीयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स। और नेक्स्ट क्या है? इवोल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, अपीयरेंस ऑफ एंसेस्टर कैरेक्टर्स। क्लियर? एटाविज्म को सबसे फर्स्ट टाइम किसने प्रपोज किया था? दैट इज सी लोम्ब्रोसो ने एटाविज्म को सबसे फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था। क्लियर? इसे आप प्लीज राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज ऑफ मैमल्स। एज ऑफ मैमल्स किस इरा को कहते हैं? पेलियोजोइक इरा, मीसोजोइक इरा, सीनोजोइक इरा या फिर एजोइक इरा। तो अगर हम बात करते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल की, चलिए ध्यान से सुनना, जियोलॉजिकल टाइम स्केल को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में सबसे फर्स्ट में इओन आता है, इओन के बाद इरा आता है ना, इरा के बाद पीरियड आते हैं और पीरियड के बाद इपॉस और इपॉस के बाद एज आता है। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट बात ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो इरा है ये हमारे पास इरा कितने हैं? 4, प्री कैम्ब्रियन इरा, पीलियोजोइक इरा, मीसोजोइक इरा एंड सीनोजोइक इरा। क्लियर? जो प्री कैम्ब्रियन इरा है इसको लोअर, मिडिल एंड अपर 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है।
अगर बात करें अर्थ पे सबसे फर्स्ट टाइम लिविंग ऑर्गेनिज्म की ओरिजिन कब हुई थी, तो प्री कैम्ब्रियन के लोअर पीरियड में, ये याद रखना, क्योंकि वहीं पर सर्च से फर्स्ट टाइम फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जो हमारे प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक सेल है, ये सबसे फर्स्ट टाइम ओरिजिनेट हुई थी इन वाटर बॉडी। नेक्स्ट सेकेंड इरा की बात करें, पैलियोजोइक। पैलियोजोइक इरा में हमारे पास 6 पीरियड आते हैं, ठीक है, 6 पीरियड्स आते हैं, कैम्ब्रियन, डिबोनियन, सिल्यूरियन, ठीक है, ऑर्डिवेशियन, सिल्यूरियन, डिबोनियन एंड कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। एक बार फिर से आप प्लीज़ इसे राइट कर लेंगे, नोट कर लेंगे। पैलियोजोइक इरा के अंतर्गत हमारे 6 पीरियड आते हैं, कैम्ब्रियन पीरियड, ऑर्डिवेशियन पीरियड, सिल्यूरियन पीरियड, डिबोनियन पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड एंड पर्मियन। क्लियर। मीसोजोइक इरा के अंतर्गत 3 पीरियड्स आते हैं, ट्रैसिक, जुरैसिक एंड क्रिटेशियस। सीनोजोइक इरा के अंतर्गत 2 पीरियड आते हैं, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। टर्सरी एंड क्वाटरनरी को फर्दर इपॉचेस में डिवाइड किया गया है, इसे भी एक बार समझ लेंगे। नाउ सीनोजोइक इरा को 2 पीरियड्स में डिवाइड किया गया, टर्सरी पीरियड एंड क्वाटरनरी पीरियड। टर्सरी पीरियड को फर्दर 5 इपॉचेस में डिवाइड किया गया है, प्लियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन एंड प्लियोसीन। प्लीज़ आप इसे नोट कर लीजिए। जब आप एक एक इरा को अलग अलग पार्ट्स में नोट कर लेंगे तो आपको लर्न करने में आसानी रहेगी। एंड क्वाटरनरी पीरियड को 2 एपॉक्स में डिवाइड किया गया, प्लिस्टोसीन एंड होलोसीन। क्लियर। अब समझना, जो प्लिस्टोसीन है इसे हम क्या कहते हैं, एज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। एज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। क्लियर। जो होलोसीन पीरियड है, जो होलोसीन इपॉच है, ये रिसेंट है। तो अगर कभी आपसे ओल्ड या रिसेंट से इपॉच पूछे जाएं तो आपका रिसेंट इपॉच क्या है, होलोसीन, और ओल्ड इपॉच क्या है, प्लियोसीन। याद रखना, क्योंकि इपॉचेस कहाँ से डिवाइड हुए हैं, इपॉचेस वाला ग्रुप कहाँ से सेलेक्ट किया गया है, सीनोजोइक इरा से। तो आपसे अर्लीस्ट इपॉच और ओल्डेस्ट इपॉच पूछा जा सकता है। एज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और एज ऑफ मैमल्स पूछा जा सकता है। क्लियर। तो अगर हम बात करें एज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स की, तो आप बताएंगे प्लिस्टोसीन पीरियड में। प्लिस्टोसीन पीरियड को एज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कहते हैं। एज ऑफ मैमल्स किसे कहते हैं, सीनोजोइक इरा को। इसको हम एज ऑफ मैमल्स कहते हैं, एज ऑफ मैमल्स। तो आप बताइए, आप यहाँ का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज पैलियोजोइक इरा, मीसोजोइक इरा, सीनोजोइक इरा या फिर एजोइक इरा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सीनोजोइक इरा। क्लियर। इसके अलावा और आप याद रखेंगे, एज ऑफ फिशेस किस इरा को कहते हैं, एज ऑफ फिशेस। एज ऑफ फिशेस किस इरा को कहते हैं, तो पैलियोजोइक इरा को, पैलियोजोइक इरा को। एंड अगर आपसे पीरियड में पूछा जाए एज ऑफ फिशेस किस पीरियड को कहते हैं, तो डिबोनियन पीरियड। इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, डिबोनियन पीरियड को। कई बार जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल से यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कई बार ये सारे क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है,
गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स। गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स किस इरा को कहते हैं? तो मीसोजोइक इरा को कहते हैं, मीसोजोइक इरा को। क्लियर? सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल अच्छे से समझ में आ गई होगी, और ये जो कॉमन क्वेश्चन है जो फ्रिक्वेंटली रिपीट होते हैं इन्हें आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। जियोलॉजिकल टाइम स्केल की हमने जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है इसका PDF हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो वहाँ से आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल की PDF को अच्छे से रीड कर सकते हैं। वहाँ से प्लांट से रिगार्डिंग भी कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेरिडोफाइट्स कब ओरिजिनेट हुए, फाइटोप्लैंक्टन्स कब ओरिजिनेट हुए, और जो है कोल बेड किस पीरियड को कहते हैं या इरा को, ये सारे क्वेश्चन आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? फॉसिल्स ऑफ द निएंडरथल मैन वर फर्स्ट फाउंड इन। निएंडरथल मैन का फॉसिल सबसे फर्स्ट टाइम किस प्लेस से ऑब्टेन किया गया था, किस प्लेस पर मिला था? फ्रांस में, चाइना में, जर्मनी में या फिर इजिप्ट में? चलिए आंसर करेंगे। सो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। निएंडरथल मैन का सबसे फर्स्ट फॉसिल्स जो है वो हमें जर्मनी में मिला था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आपको पता होगा अभी रिसेंट में हमारे स्वीडिश जेनेटिस्ट साइंटिस्ट स्वांते पावो ने 2008 में निएंडरथल मैन की फॉसिल बोन से, फॉसिल है ना, बोन से जो इनका फॉसिल्स मिला था इसकी बोन से माइटोकॉन्ड्रियल DNA की कंप्लीट सीक्वेंसिंग की, माइटोकॉन्ड्रियल DNA की कंप्लीट सीक्वेंसिंग की। इसके लिए इनको 2023 में मेडिकल या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप याद रखेंगे स्वांते पावो को। प्लीज़ इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टेरो प्लांट्स बिलोंग टू फैमिली, पेट्रो प्लांट्स जिनसे हम बायोडीजल ऑब्टेन करते हैं। बायोडीजल ऐसे प्लांट्स जिनसे हम फ्यूल ऑब्टेन करते हैं। तो ऐसे जब भी हम ऑर्गेनिज्म से किसी ऑब्टेन करते हैं तो हम ऐसे फ्यूल को बायोडीजल कहते हैं, या ऐसे प्लांट्स को हम पेट्रो प्लांट्स कहते हैं। तो ये प्लांट किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? रैननकुलेसी, रोजेसी, यूफोरबिएसी या फिर पोएसी? सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यूफोरबिएसी। अगर बात करें यूफोरबिएसी फैमिली की, तो यूफोरबिएसी फैमिली में जो फिलोटैक्सी है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, ये कैसा होता है? अल्टरनेट सिंपल लीव्स होती है यहाँ पर, अल्टरनेट सिंपल लीव्स। एंड इसमें स्पेशल टाइप के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, स्पेशल टाइप के जो है सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनसे लैटेक्स ऑब्टेन होता है, लैटेक्स। एंड अगर इसकी फ्रूट की बात करें तो इनके फ्रूट कैसे होते हैं? साइजो कॉर्पी टाइप के होते हैं, और इनके फ्रूट को हम कैप्सूल कहते हैं। इनके फ्रूट को क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें आपका यूफोरबिया आ जाता है, यूफोरबिया, अपुंसिया आ जाता है, अपुंसिया। इनकी जो लीव्स होती हैं वो जो है जो फोटोसिंथेसिस स्टेम में मॉडिफाई हो जाती हैं, और इनकी लीव्स पर स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं। यूफोरबिया आता है इसके अंतर्गत, और क्रोटॉन आ जाता है, क्रोटॉन। यूफोरबिएसी फैमिली का जो
कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है दैट इज़ क्रोला एंड जो कैलिक्स हैं ये इनके काफ़ी कलरफुल होते हैं। क्लियर। अगर इसके हम स्टेमन की बात करें, इसका स्टेमन कैसा होता है, टेट्रा स्पोरेंजिएट होते हैं, एंथर डाइथिकस होते हैं। तो ये सारे कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मजीद आ ब्रिलियंट स्कारलेट डाई इज ऑब्टेन फ्रॉम। मजीद एक ब्रिलियंट स्कारलेट डाई है, इसको हम किससे ऑब्टेन करते हैं। ये आपका इकोनॉमिकल बॉटनी से क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ नोट कर लीजिए। मजीद को हम किससे ऑब्टेन करते हैं, राइजोम ऑफ म्यूसिडा, बार्क ऑफ पोंगेमिया पिनाटा, फ्लावर्स ऑफ लाउसोनिया इनरमिस, रूट्स ऑफ रूबिया कार्डिफोलिया या फिर लैट्सीफेरस वेसल्स आर प्रो। चलिए तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका दूसरे क्वेश्चंस का पार्ट आ गया है, प्लीज़ डोंट माइंड। अब बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, रूट्स ऑफ रूबिया कॉर्डिफोलिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजेंसी ऑफ मस्टर्ड ऑयल इज ड्यू टू। मस्टर्ड ऑयल में जो एक तरीके की स्मेल आती है, जो पंजेंसी होती है, वो किस केमिकल सब्सटेंट की प्रेजेंस के कारण होती है, एसिटिक एसिड, इथाइल थायोसाइनेट, एलिल आइसोथायोसाइनेट या फिर बेंजोइक एसिड। और इसके साथ साथ आप बताएंगे ओनियन में जो स्मेल प्रेजेंट होती है, जब भी हम ओनियन को रप्चर या कट करते हैं तो हमारी आई से टीयर्स निकलने लगते हैं, है ना। तो उस टाइम कौन सा केमिकल सब्सटेंस है जो एवापोरेट होता है और हमारी आई को स्टिमुलेट करता है टीयरिंग के लिए। चलिए तो यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा, मस्टर्ड फैमिली की बात करें तो मस्टर्ड फैमिली में हमारा क्या जाता है, मस्टर्ड फैमिली जिसको हम कहते हैं क्रूसीफेरी को, या इसी का नया नेम क्या है, ब्रेसिकेसी फैमिली। ब्रेसिकेसी फैमिली, इसी से हम सिनग्रीन को भी ऑब्टेन करते हैं। और ये पंजेंसी किसके कारण होती है, एलिल आइसोथायोसाइनेट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओनियन में किसके कारण होती है, ओनियन में किसके कारण स्मेल होती है, तो याद रखना आप एलिल मेथिल एलिल मेथाइल सल्फाइड केमिकल कंपाउंड्स के कारण होती है। प्लीज़ आप दोनों नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द किंग ऑफ इंडियन स्पाइसेस। इंडियन स्पाइसेस का किंग कौन है, मैंगो, पाइपर नाइग्रम, कुरकुमा लौंगा या फिर जिंजीबर ऑफिशनेल। चलिए सो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी, पाइपर नाइग्रम, जिसे हम ब्लैक पेपर भी कहते हैं, काली मिर्च, है ना। यहाँ पर ये फैमिली सोलेनेसी से बिलोंग करता है या फैमिली पाइपरेसी से, और यहाँ पर हमें परसिस्ट नूशलस देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ एंटीथेसिस वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। प्रिंसिपल ऑफ एंटीथेसिस किसने फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था, लॉरेंज, डार्विन, टिनबर्जन या फिर सेरिंगटन। चलिए सो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, डार्विन ने प्रिंसिपल ऑफ एंटीथेसिस फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द आर्कीगोनिया ऑफ ड्रायोप्टेरिस। ड्रायोप्टेरिस की आर्कीगोनिया कैसी होती है, देयर आर 4 नेक कैनाल सेल्स, मेनी नेक कैनाल सेल्स या फिर 1 नेक कैनाल सेल विथ
सिंगल न्यूक्लियस या वन नेक कैनाल सेल विथ 2 न्यूक्लियाई। चलिए अगर हम बात करें ड्रायोप्टेरिस की, तो ड्रायोप्टेरिस टेरिडोफाइट्स है ना। ड्रायोप्टेरिस एक टेरिडोफाइट्स है। टेरिडोफाइट्स में रिड्यूस नेक कैनाल सेल्स होती हैं। टेरिडोफाइट्स की आर्चिगोनिया में मोस्टली नेक कैनाल सेल एब्सेंट होती हैं या बिल्कुल रिड्यूस हो जाती हैं। तो ड्रायोप्टेरिस की बात करें अगर, तो ड्रायोप्टेरिस टेरिडोफाइट्स को जो है सबसे पहले देखेंगे एक बार जो टेरिडोफाइट्स है इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे एक बार, इम्पॉर्टेंट है। नाउ ध्यान से समझना, टेरिडोफाइट्स के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो टेरिडोफाइट्स हैं ये फर्स्ट जो है ट्रेकियोफाइट्स हैं। यहाँ पर सबसे फर्स्ट टाइम जाइलम एंड वैस्कुलर सिस्टम देखने को मिला था। ये ज़ूडोगेमस हैं और ये कैसे हैं, क्रिप्टोगेम्स हैं। ये सभी इसकी नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना। जो टेरिडोफाइट्स हैं इसके अंतर्गत हमारे फॉर्म्स आते हैं एंड इसके अलावा ऐसे भी मेंबर्स आते हैं जिनमें लीव्स रूट्स एब्सेंट होती हैं। तो टेरिडोफाइट्स को मेनली 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। साइलोपसीडा, क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट प्रिमिटिव क्लास ऑफ टेरिडोफाइट्स, विच इज़ मोस्ट प्रिमिटिव क्लास ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स की सबसे प्रिमिटिव क्लास क्या है, दैट इज साइलोपसीडा। साइलोपसीडा में कौन आता है, साइलोटम एंड राइनिया, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। साइलोटम और राइनिया ये ऐसे हैं इनमें रूट और लीव्स एब्सेंट होती हैं, केवल आपको यहाँ पर स्टेम्स लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है। लाइकोप्सीडा क्लास सेकेंड क्या है, लाइकोप्सीडा। लाइकोप्सीडा में लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला आता है। स्फिनोप्सीडा में इक्विसीटम, आइसोइड्स ये सभी आ जाते हैं। और टेरिडोप्सीडा में फर्न आते हैं। ठीक है, टेरिडोप्सीडा में क्या आते हैं, फर्न आते हैं। टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, मार्सिलिया, एजोला, है ना, ये सभी फर्न इसके अंतर्गत आते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट एडवांस क्लास ऑफ टेरिडोफाइट्स, तो मोस्ट एडवांस क्लास क्या है, टेरिडोप्सीडा, और मोस्ट प्रिमिटिव क्लास क्या है, साइलोपसीडा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं स्पोरेंजिया की। स्पोरेंजिया 2 तरीके की होती हैं, यूस्पोरेंजिएट एंड लेप्टोस्पोरेंजिएट। यूस्पोरेंजिएट दैट मीन्स ऐसी स्पोरेंजिया जो ग्रुप ऑफ सेल से डेवलप होती हैं उन्हें यूस्पोरेंजिएट कहते हैं। इसके अंतर्गत आपका आ जाता है टेरिडियम, टेरिस, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, ये सभी यूस्पोरेंजिएट के अंतर्गत आते हैं। लेप्टोस्पोरेंजिएट के अंतर्गत आपके आ जाते हैं ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, टेरिडियम, साल्विनिया, ये सभी आपके लेप्टोस्पोरेंजिएट के अंतर्गत आते हैं। अगर इनकी हम बात करें आर्चिगोनिया की, ठीक है, तो जो इनकी आर्चिगोनिया है, इनकी आर्चिगोनिया में जो नेक कैनाल सेल्स होती है मोस्टली एब्सेंट होती है, लेकिन हमें ड्रायोप्टेरिस में 1 नेक कैनाल सेल देखने को मिलती है और ये कैसी होती है, सिंगल न्यूक्लियस यानी कि यूनी न्यूक्लिएटेड होती है। तो काफ़ी रिड्यूस्ड इनकी आर्चिगोनिया होती है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, आई होप अब आप करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई कर पाएंगे। करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 1 नेक कैनाल सेल विथ सिंगल न्यूक्लियस, दिस इज अ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म सैकस इज यूज्ड फॉर। टर्म सैकस किसके लिए यूज करते हैं, विंग्स ऑफ सीड ऑफ साइकस, विंग्स ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑफ पाइनस, या फिर प्रोथेलियल सेल ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ पाइनस, या फिर एग्जाइन ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ पाइनस। चलिए सो यहाँ पर देखिए आपका क्या करेक्ट होगा। बात करते हैं अगर यहाँ पर हम जिम्नोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म में मेनली हम जो पढ़ते हैं साइकस, यहाँ पर बात करेंगे हम साइकस और पाइनस की। साइकस कैसा होता है, ये डायोसियस होता है प्लांट, है ना। मेल फीमेल कोन अलग अलग प्लांट पे प्रेजेंट होती है। यहाँ पर मेल में तो कोन प्रेजेंट होती है,
लेकिन फीमेल कोन अब्सेंट होती है। फीमेल कोन अब्सेंट होती है तो उसे क्या कहते हैं, स्ट्रॉबिला कहते हैं। पाइनस की बात करें तो पाइनस कैसा होता है, मोनोसियस होता है, ठीक है, मोनोसियस होता है एंड इसके साथ साथ ये ऑर्टिकस होता है, ऑर्टिकस, ठीक है। ऑर्टिकस मीन्स दैट मीन्स मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही प्लांट पे प्रेजेंट हैं, लेकिन मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन डिफरेंट ब्रांच पर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। जो पाइनस है, पाइनस में अगर हम इसके वुड की बात करें, देखिए ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपैरिजन करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाइनस मोनोसियस है, डाइसियस है, पाइनस की वुड कैसी है, पाइनस की वुड मोनोजाइलिक एंड पिक्नोजाइलिक टाइप की होती है। एक सेकेंड, एंड पिक्नोजाइलिक टाइप की होती है। इसके बाद बात करें हम जो पाइनस है, इसके सीड और पोलन ग्रेन्स, सीड एंड पोलन ग्रेन्स दोनों ही क्या होते हैं, विंग्ड होते हैं। सीड और पोलन ग्रेन दोनों ही विंग्ड होते हैं। जो इसका पोलन ग्रेन है इसमें भी कुछ इस तरीके से विंग्ड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, एंड जो इसका सीड है ये भी इसमें विंग्ड प्रेजेंट होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं सीड डिस्पर्सल एंड पोलन ग्रेन के डिस्पर्सल में। इसके अलावा पाइनस में रेजिन कैनाल प्रेजेंट होती हैं। क्या, रेजिन कैनाल, जहाँ से ये रेजिन को सिक्रीट करते हैं। पाइनस या जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल कैसा होता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। जिम्नोस्पर्म में जनरली ओव्यूल आर्थ्रोट्रोपस होता है, लेकिन पाइनस में एक्सेप्ट पाइनस, जिम्नोस्पर्म के सभी मेंबर्स को छोड़कर अगर पाइनस की बात करें तो पाइनस में ओव्यूल कैसा होता है, दैट इज एनाट्रोपस। क्लियर। सो अब यहाँ पर आप बताएंगे, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सैक्यूस टर्म किसके लिए यूज़ किया जाता है, जो पोलन ग्रेन के ये विंग्स होते हैं, इन्हीं विंग्स को हम सैक्यूस कहते हैं, सैकस। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विंग्स ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑफ पाइनस इज कॉल्ड सैकस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एपन्यूस्टिक सेंटर प्रेजेंट इन, एपन्यूस्टिक सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है, एपन्यूस्टिक सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा, वेंट्रल साइड ऑफ मेडुला, आयोर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी, या फिर पोन्स। देखिए अगर हम बात करें रिस्पायरेटरी सेंटर की, है ना, रिस्पायरेटरी सेंटर की बात करें तो रिस्पायरेटरी सेंटर कहाँ प्रेजेंट है, हमारे हाइंड ब्रेन में। हाइंड ब्रेन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स एंड सेरिबेलम। जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है यहीं पर क्या प्रेजेंट होता है, रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट होता है। पोन्स में 2 सेंटर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज एपन्यूस्टिक सेंटर एंड न्यूमोटैक्सिक सेंटर। प्लीज नोट कर लीजिए, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपसे एपन्यूस्टिक सेंटर पूछा गया है, सो एपन्यूस्टिक सेंटर प्रेजेंट इन पोन्स, है ना, जो कि हाइंड ब्रेन का पार्ट है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन इन ब्लड इंक्रीज व्हेन देयर इज, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन hemoglobin in blood increase when there increase in pH and decrease in CO2 concentration, decrease in temperature and increase in oxygen concentration, या फिर increase in CO2 concentration,
या फिर डिक्रीज इन पीएच एंड इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन। तो अगर आपको ऑक्सीजन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व याद है तो डेफिनेटली आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, है ना। ऑक्सीजन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व की बात करें अगर, तो देखिए, चलिए ये हमने एक कर्व बनाया है ना। ऑक्सीजन जो एसोसिएशन डिसोसिएशन जो कर्व है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से एसोसिएट कहाँ पर होती है, ठीक है। ऑक्सीजन एसोसिएट कहाँ पर होती है, तो ये पल्मोनरी कैपिलरीज में होती है ना, यानी कि लंग के लेवल पर। और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिसोशिएट कहाँ पर होती है, दैट इज टिश्यू लेवल पर, है ना, यानी कि सिस्टमेटिक कैपिलरीज में, सिस्टमेटिक कैपिलरीज में। तो जो ऑक्सीजन है वो डिसोशिएट कब होगी, जब ऑक्सीजन डिसोशिएट होती है तब कर्व हमारा राइट साइड शिफ्ट होता है, कर्व राइट साइड शिफ्ट होगा। तो कर्व राइट साइड कब शिफ्ट होता है, जब, ध्यान से सुनना, ये फैक्टर्स आपको याद रखने हैं। जब क्या होता है, CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है ना। उसके बाद हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पर एसिडोसिस होती है। जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो pH क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, है ना। यहाँ पर सिस्टमेटिक कैपिलरी का pH कैसा हो जाएगा, जो है एसिडिक नेचर का होने लगेगा, है ना। वैसे तो ब्लड का pH एल्कलाइन है ना, जो ब्लड है वो कैसा है, एल्कलाइन नेचर का है। लेकिन यहाँ पर pH क्या हो जाएगा, कंपेरिजन करेंगे किससे, पल्मोनरी कैपिलरीज से। तो पल्मोनरी कैपिलरीज के कंपेरिजन में सिस्टमेटिक कैपिलरीज का जो pH है वो लो हो जाएगा, है ना, pH डिक्रीज होगा एंड 2 BPG इंक्रीज होगा। 2 BPG यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। टेम्परेचर भी यहाँ इंक्रीज होगा, टेम्परेचर भी यहाँ इंक्रीज होगा। ये सारे फैक्टर्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। और ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन लो हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। और इसके जस्ट अपोजिट कहाँ होता है, लाइट, जो जब कर्व लेफ्ट शिफ्ट होता है, लेफ्ट जब शिफ्ट होगा कर्व तो इसके अपोजिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूछा गया है। हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन कब डिसोसिएट हो रही है, जब कर्व राइट शिफ्ट हो रहा है। कर्व राइट कब शिफ्ट होगा, जब ऑक्सीजन डिक्रीज होगा, CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, pH जो है इसका डिक्रीज होगा, या हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होगा, एंड 2BP3 जो है 2,3 BPG है, इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा और टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन pH एंड इंक्रीज इज CO2 concentration. So correct answer option number D. I hope you are understand. Okay. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following place the region of nephron in their correct sequence with respect to flow of tubular fluid। आपने नेफ्रॉन की मार्फोलॉजी अगर अच्छे से पढ़ रखी है तो डेफिनेटली आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, नेफ्रॉन में जो ट्यूबुलर फ्लूइड सेक्रेट होता है ना, वो किस डायरेक्शन में उसका फ्लो होता है, PCT, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, या फिर असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट, या फिर PCT असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट, डिसेंड, और आपका ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर C एंड D। देखिए एक बार यहाँ पर हम नेफ्रॉन बनाने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको याद होगा, है ना, इस तरीके से नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर्स हम लोग बनाते हैं, है ना। एक सेकेंड, ये हमारे पास एक क्या है, नेफ्रॉन है। रीनल आर्टरी आएगी, रीनल आर्टरी ब्रेक होकर क्या बनाएगी, अफ्रिएंट
एफरेंट एट्रियोल बनाएगी, है ना। एफरेंट एट्रियोल ये फर्दर कैपिलरीज में ब्रेक होगा, है ना। ये क्या है, कैपिलरीज है। उसके बाद ये कैपिलरीज फिर से रीजॉइन होने के बाद इफरेंट एट्रियोल बना लेंगी। ये यहाँ पर क्या है, बाउमेन कैप्सूल है, इसे हम क्या कहते हैं, बाउमेन कैप्सूल। यहीं पर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है। इसके बाद ये क्या है, पीसीटी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, है ना, एंड लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसे हम डीसीटी कहते हैं, और ये आपका कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट रीनल पैपिला में जाके ओपन होता है। जो कलेक्टिंग डक्ट हैं ये ज्वाइन होकर डक्ट ऑफ वर्टनी बनाते हैं, ठीक है, डक्ट ऑफ वर्टनाई जो कि रीनल पैपिला में ओपन होते हैं। तो इस तरीके से जो ट्यूबुलर फ्लूइड है नेफ्रॉन का, इस तरीके से इसका डायरेक्शन है इसके फ्लो होने का, ये इसके फ्लो होने का डायरेक्शन है। क्लियर। तो आई होप अब आप आंसर कर पाएंगे अच्छे से। देखिए पीसीटी यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, उसके बाद क्या है, उसके बाद डीसीटी, एंड उसके बाद क्या है आपकी कलेक्टिंग डक्ट। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक गिल्स इज प्रेजेंट इन, बुक गिल्स इनमें से किसमें प्रेजेंट हैं, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, ये स्कॉर्पियन है, स्कॉर्पियन, पेरीप्लेनेटा या फिर लाइमुलस। तो बुक गिल्स कहाँ प्रेजेंट हैं, ये सभी के सभी मेंबर्स फाइलम आर्थ्रोपोडा के हैं, जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है इनके रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स में। तो अगर हम क्लास एरेक्निडा की बात करें स्पाइडर और स्कॉर्पियन में, तो यहाँ पर हमें बुक लंग्स देखने को मिलते हैं। पेरीप्लेनेटा क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करता है, इसमें हमें ट्रेकियल सिस्टम देखने को मिलता है, ट्रेकिया। एंड अगर बात करें हम लाइमुलस की, तो लाइमुलस में हमें बुक गिल्स देखने को मिलते हैं जो कि इनके रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स हैं। जो लाइमुलस हैं ये मोस्टली एक्वाटिक हैं, इसलिए इनमें बुक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए डियर पेरेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडम्स एप्पल इज आउट ग्रोथ ऑफ, जो एडम्स एप्पल है ना, जनरली हमें मेल में आउट ग्रोथ देखने को मिलती है इनके नेक रीजन में। देखिए इस तरीके से ये नेक है, तो इसमें इस तरीके से हमें जो आउट ग्रोथ देखने को मिलती है जिसे हम एडम एप्पल्स कहते हैं। तो ये किसके कारण होती है, थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज, एरेटिनॉइड कार्टिलेज या फिर कार्टिलेज ऑफ संटोरनी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, थायराइड कार्टिलेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।